हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। शीला नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में पहुंची, तभी अचानक उसके सौतेले भाई शिखर ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। शिखर उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार दिखा तो दे। मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का बड़ा मन कर रहा है। नादानी से उसकी दोस्ती जी का जंजाल बन गई थी। शीला ने अपना सर पीट लिया। कहने लगी, इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। शिखर की बात सुनकर शीला जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ़, अभी तुम्हारी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी हो जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। भाई आज बहन की क्लास ले रहा था। शिखर की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि शीला को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता। शीला भाई से कह उठी, सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा। शिखर बोला, आज पहली बार दर्शन करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। शीला के लिए लॉकडाउन जी का जंजाल बन गया था। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। स्कूल बंद क्या हुआ, वो बेरोजगार होकर घर पर बैठ गई थी। घर में बूढ़े माँ बाप और एक सौतेला नशेड़ी भाई था। पैसों के साथ साथ घर का राशन पानी भी खत्म हो गया था। घर की खिड़की पर खड़ी बाहर सुनसान गलियों को देख रही थी। इंसान तो इंसान, जानवर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। शमशानों की बस्तियां आबाद, वहां पर खूब भीड़ लगती थी। मौत ने चारों तरफ तांडव मचा रखा था। इंसान इंसान से डरने लगा था। शीला बुरी तरह से टूट चुकी थी। जवानी की भूख को सहन करने वाली आज पेट की भूख के आगे हार गई थी। जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। अपनों से मांगने में कौन सी शर्म। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भाई के कमरे में देखा, वो नशे में धुत पड़ा हुआ था। अब इस नकारे को कैसे उठाऊं? शिखर उठ तो। ओ शिखर, शीला ने कई बार आवाज लगाई। तू ऐसे नहीं उठेगा। बहन को गुस्सा आ गया था। उसने बाल्टी भर पानी उस पर डाल दिया। वो एकदम से उठ गया था। अपने पास शीला को देखकर कह उठा, ये कोई तरीका है उठाने का? सारा नशा उतार दिया। मैंने तुझसे कई बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया कर। शिखर गुस्सा दिखाते हुए बोला, जब भूख लगेगी मैं खुद आकर खाना खा लूंगा। शीला कहने लगी, खाना तो तब खाएगा ना जब घर में राशन होगा। सारे बर्तन खाली पड़े हैं। घर में एक दाना भी नहीं जो तुझे पकाकर खिला सकूं। मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं बाजार जाकर सामान ला सकूं। शिखर मुस्कुराकर बोला, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सारी दुकानें तो बंद हैं। सवेरे सिर्फ 1 घंटे के लिए खुली थी, अब तो कल ही कुछ हो सकता है। शीला उदास होकर शिखर की चारपाई पर ही बैठ गई। भाई तू ही कुछ करना, मुझे तो भूख सहन करने की आदत है, लेकिन माँ बाबूजी को भूखा नहीं देख सकती। मुझे यकीन है तू तो कुछ भी कर सकता है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। शीला भाई को मस्का मारने लगी। मैं तेरे सारे कमरे की सफाई भी कर दूंगी। ये ले, उसने शिखर को तौलिया देते हुए कहा, मैंने तेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, इनको बदल कर दूसरे पहन ले। शिखर आज अपनी बहन के सारे गिले शिकवे भुलाकर उसको खुश करने वाला था। सबकी खुशी का ख्याल रखने वाली शीला के मुरझाए हुए चेहरे को फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहता था। शिखर मुस्कुराते हुए शीला के बेहद नज़दीक पहुंच गया। शीला कुछ समझ नहीं पाई कि भाई आखिर चाहता क्या है। वो कुछ कह पाती उससे पहले शिखर ने कहा, मेरे कपड़े तूने गीले किए हैं, इसलिए अब तुझे ही बदलने पड़ेंगे। यही तुम्हारी सजा है, फिर मैं सामान ला कर दूंगा। शीला समझ नहीं सकी कि आखिर भाई ऐसा क्यों चाहता है। वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद समझ नहीं सकी कि भाई की आंखों में वो खटकने लगी है। लॉकडाउन से पहले जो शहर की खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो खुश होता था, आज शिखर अपनी खूबसूरत बहन को देखकर न जाने क्या क्या सोच रहा था।
उस पर शीला ने ये बेवकूफ़ी कर बैठी कि कपड़े बदलने की ये छोटी सी सज़ा उसे मंजूर कर ली। उस नादान को क्या पता कि पेट की भूख से भी खतरनाक जिस्म की भूख होती है, जिसे एक बार लग जाए कभी नहीं मिटती। शीला के हाथ आज पहली बार छू रहे थे। उसने शिखर की शर्ट बनियान क्या निकाली, सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। शिखर का शरीर ब्रज की तरह गठीला और मजबूत था। शीला ने शिखर की आंखों में देखते हुए अब उसके नीचे के कपड़े उतारने लगी। शर्म के कारण हड़बड़ी में घुटनों से निकालने के चक्कर में शीला नीचे की तरफ क्या झुकी, सारा खेल ही बिगड़ गया था। ये नज़ारा देखकर शीला की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके मुंह से चीख निकलने वाली ही थी कि यही सोच शीला ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। घुटनों के बल बैठी हुई शीला के पास पहुंचते ही भाई कह उठा, इतनी गौर से क्या देख रही हो? भाई की ये बात सुनते ही शीला झेंपते हुए शर्माकर अपना सर नीचे झुका लिया था। शीला शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने शिखर के सामने अपने सर को 2-3 बार ना में हिलाया था। कुछ नहीं होगा पगली, लेकिन भाई के उस पर बहन का अधिकार नहीं है, ये गलत है शिखर। शीला कहती हुई भाई के कमरे से बाहर जाने लगी। शिखर ने शीला को छोड़ दिया था। वो नाराज होते हुए कपड़े पहनने लगा। शीला भी क्या करती, लेकिन शर्म और लाज बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। ये तेरा भाई है, पति नहीं जो अपनी अमानत सौंप रही हो। मर्यादा धिक्कारती है, हमें ये सब सही नहीं लगता। लेकिन आग दोनों तरफ लगी थी, बच पाना मुश्किल है। खाने पीने का सारा सामान शिखर ने लाकर रख दिया था। शीला समझ गई थी कि भाई मुझसे नाराज़ है, तभी तो बात नहीं की। उसने सभी के लिए खाना तैयार कर लिया था, लेकिन शिखर ने खाना नहीं खाया। शीला अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी, भाई को वो वाली भूख लगी हुई है। रोटी खाने से सिर्फ पेट भरता है, जिस्म नहीं। शीला के प्रति शिखर की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो उसके आगे पीछे घूमता रहता। शीला मन ही मन सोचने लगी, लॉकडाउन में भाई कहीं बाहर भी तो नहीं निकल सकता, सख्त पहरा लगा हुआ है। नहाने के लिए जैसे ही शीला बाथरूम में पहुंची, शिखर ने रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। शिखर उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार देख तो लूं, मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का आज बहुत मन कर रहा है। नादानी से दोस्ती और जी का जंजाल बन गई थी। शीला ने अपना सर पीट लिया। इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे? हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। शिखर की बात सुनकर शीला जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ़, अभी तेरी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। भाई आज बहन की क्लास ले रहा था। शिखर की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि शीला को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता भाई। शीला उससे कह उठी, सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा ना। आज पहली बार दर्शन करूंगा, शिखर ने कहा। शीला के जलवे देखकर शिखर की हालत खराब हो गई थी। मेरे पास जो कुछ था मैंने दिखा दिया, शीला कहने लगी। अब बाहर निकल, मुझे नहाने दे। तुझको अपने भाई पर थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आता क्या? शिखर मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा ना सही, कम से कम एक बार तो। शीला रहम दिल थी, सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेखबर शीला को क्या मालूम था, परवाना खुद शम्मा में जलकर अपनी हस्ती मिटाने वाला था। नादान शम्मा कुछ न समझ सकी। सुबह से शाम हो गई, शिखर अब तक घर क्यों नहीं आया? शीला खुद को कोस रही थी। और दिखा, आखिर है तो वो भी एक मर्द, कब तक अपनी इच्छा पर काबू रखता? ऐसी मेरी जवानी किस काम की जो किसी का भला न कर सके? भाई भाई कहकर रिश्तों को इतना बांधना भी ठीक नहीं। अगर उसको कुछ हो गया तो क्या करेगी? अपनी जवानी का अचार डालेगी? नहीं, वो मुझसे नाराज होकर नहीं गया है। उसके कहने पर मैंने एक बार अपना जलवा दिखाया भी था। तुमने सबसे बड़ी गलती यही कर दी शीला रानी, आग में घी डालकर। ये मैं क्या ऊट पटांग सोच रही हूँ?
शिखर अपने दोस्तों के पास पार्टी करने गया होगा, अभी आ जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर शीला ऐसे भागी जैसे उसकी सबसे बड़ी खुशी दरवाजे पर खड़ी हो। दरवाज़ा खोलते ही सामने शिखर को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये चोट कैसे लगी शिखर? तेरे तो सारे कपड़े फटे हुए हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए शिखर कह उठा, पुलिस वालों ने मारा मुझे। वायरस से ग्रसित शिखर कहने लगा, मुझसे दूर रह। शीला रोने लगी, मैंने तुझे कहा था ना, लॉकडाउन में बाहर मत निकलना। मेरे मना करने पर भी तू बाहर क्यों गया कमीने? वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। खांसी बुखार से शिखर का बुरा हाल था। दवा पानी लेकर शीला शिखर के कमरे में पहुंची। कुछ नहीं होगा भाई तुझे, मैं हूं ना। ऐसी की तैसी वायरस की मेरे होते हुए भला वो तेरे पास कैसे आ सकता है? स्पेशल काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए, ये पीते ही 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। पगली क्यों आई है मेरे कमरे में? मेरे साथ साथ तू भी बीमार हो जाएगी। शीला ने भाई का सर अपनी गोद में लेते हुए कहा, मर ही जाऊंगी ना, लेकिन तुझे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। जो अपनी सीमाओं को तोड़ के हद से गुजर जाए, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। सब रिश्ते नाते उसके आगे झूठे लगते हैं। आज तुझे अपना सब कुछ सौंप दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। शीला ने अपना चांद सा मुखड़ा भाई के चेहरे पर झुकाती चली गई। सवेरे तक शिखर काफी ठीक हो चुका था। भाई को खुश देखकर बहन की जान में जान आई। आज पी नहीं रखी इसने, लगता है बोतलें खाली हो गई हैं इसकी। शीला ने शिखर से मजाक किया, मेरी आंखों से पीले बेदर्दी, सारा नशा भूल जाएगा। मैंने छुपा के रखी हुई है कुछ बियर, चल आजा साथ में बैठकर पीते हैं। शीला सचमुच पागल हो गई थी शिखर के प्यार में। पहले मुझे खाना दे, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। शिखर ने शीला को एक चपेट मार दी। क्या करता है भाई, लग रही है ना? शीला को अच्छा लगा, लेकिन उसके आगे नाटक कर रही थी। अभी जितने हाथ चलाने हैं चला, रात को देखूंगी तुझे। शिखर कहने लगा, ये सब ठीक नहीं है। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। ओहो, शीला झूमती हुई बोली, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वारे ठरकी, सपने दिखाकर मेरी डोली उठाने की बात करता है। अब तो लॉकडाउन में खटिया टूटकर ही रहेगी। भाई बहन दोनों एक साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। शीला को मुस्कुराता हुआ देखकर शिखर पूछ बैठा, क्या चल रहा है तेरे मन में, जरा हम भी तो सुने। रात होने दे भाई, मैंने फ्रिज में चिल्ड बियर रखी हुई है। आज पहली बार तेरे साथ बैठकर मैं भी पीऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा। ये सुनकर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा नाम सुमन है और मेरा पति विदेश में काम करता है, जिसकी वजह से मैं उसकी गैर मौजूदगी को काफी महसूस करती हूँ। मैं रात भर उसके लिए वीडियो देखती रहती हूँ और मेरी ख्वाहिशें रोज बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे पूरा किया जाए। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की ओर गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत और जवान है। उसकी उम्र 18 साल है, लेकिन वह दिखता 22 साल का है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति मौजूद नहीं है तो क्यों ना मैं अपनी जरूरतें उसके साथ पूरी कर लूं। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मेरे पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं हर रात बेचैनी से गुजारती थी और महसूस करती थी कि अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसलिए मैंने अपने देवर से अपनी जरूरतें पूरी करने का फैसला किया। एक दिन मैंने उसे अपने कमरे में बुलाने का बहाना बनाया। मैंने खूबसूरत कपड़े पहने और अपने कमरे में बैठ गई। जब उसने मुझे देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे स्पष्ट बताएं कि आपको मुझसे क्या काम है, मैं भी इस काम के लिए बेकरार हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने महसूस किया कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि अपने देवर की इच्छाओं को समझ नहीं सकी। मैंने कहा, ठीक है, फौरन दरवाजा बंद करके आ जाओ। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। फिर उसने मुझे बिस्तर पर, हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि मेरा पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। बहुत सी रुकावटों के बावजूद
मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अब तक पूरे नहीं हुए थे और मैंने अपने पति की मौजूदगी को सही मायनों में महसूस नहीं किया था। मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई, लेकिन मुझे बचपन से ही शादी की ख्वाहिश थी। मैं उन लड़कियों में थी जो कम उम्र में ही वीडियो देखने की आदी हो गई थी। स्कूल और कॉलेज में हम एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाया करती थी, लेकिन उन्हें देखने के बाद खुद को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से मेरी शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई। मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे लिए रिश्ता लेकर आता उसे नापसंद के साथ वापस लौटना पड़ता था और इससे मेरा दिल टूट जाता था। जैसे जैसे मेरी शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, वैसे वैसे शादी में देर होती गई। काफी देर तलाश करने के बाद मुझे एक रिश्ता मिला और मैंने तुरंत हामी भर दी। लड़के के परिवार को भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के भीतर ही हो गई। मैं अपने पति को पाकर खुश थी, लेकिन यह खुशी बहुत जल्दी खत्म हो गई। शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। उसे वहां ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती। जब मैंने सुना कि 1 महीने बाद वह फिर से विदेश चला जाएगा, तो मैं पूरी तरह से परेशान हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, यह क्या बात है? अगर आपको वहीं रहना है तो शादी क्यों की? मेरे पति ने जवाब दिया कि उसके छोटे भाई बहन हैं और जब तक कोई भाई पढ़ लिख कर अपने कारोबार का भार कम नहीं करता, तब तक घर की जिम्मेदारी उस पर है। घर के कई खर्च हैं जो उसे खुद ही उठाने हैं। उसने बताया, मैं यहाँ रहकर दर्जी का काम करता था, लेकिन लोगों की तरफ से सिलाई का काम नहीं मिलता, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल होता। इसी वजह से मैं विदेश चला गया। उसने कहा, मैं वहां इतनी कमाई करता हूं कि घर में कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें? तो उसने जवाब दिया, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां मेरा मकान नहीं है और किराया बहुत ज्यादा है। हम 10 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा चलता है। फिर उसने कहा, वह साल में 1 बार ही घर आता है। उसे भी सिर्फ 1 महीने के लिए सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपनी शादी पर गहरा गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी सादगी से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैंने सब्र करने की कोशिश की। मेरे पति की शख्सियत गंभीर थी। न तो उसने मुझसे कभी खुलकर बात की और न ही अपनी मुश्किलों का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र किया। मेरे पति ने शादी अपने घर वालों की ख्वाहिश पर की थी, ताकि वो घर के काम करवा सकें। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ और वह विदेश चला गया। मैं फिर से तन्हाई में रह गई और रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे पति के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। सारा दिन गुजरता, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता था। रात को बस 10 मिनट के लिए वीडियो कॉल करता और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे किसी भी मामले में बात नहीं करता था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ जरूरत की बातें करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। हालांकि मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी सो जाती थी, जिसके नतीजे में मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ खाते थे। मेरा देवर एक समझदार लड़का था जो सारी रात मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे इसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैं रात को अपने मोबाइल पर अंग्रेजी फिल्म देखने लगी। वह फिल्म काफी बोरिंग थी और देखते देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में रात को देखी हुई फिल्म के सारे दृश्य घूम रहे थे। मैंने किचन में जाकर कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम करते समय भी वही दृश्य मेरे दिमाग में थे। मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल चाहा कि वह दृश्य फिर से देखूं। मैं हर चीज से बेफिक्र होकर उन्हें देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर वहां मौजूद था और वह भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन वो सीधा हो गया और कहा, भाभी, खाना तैयार हो गया है तो जल्दी से रोटी भी बना दीजिए। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं बस बनाने ही लगी थी। मैंने फौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वह रोजाना
मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन उसने कहा, भाभी शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं, आजकल लाउंज में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वह ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। मेरी सास खाना भी उसी कमरे में खाना खा रही थी। जब मैंने सास को खाना दे दिया तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी सारी हिस्ट्री देख ली थी और जान लिया था कि मैं किस तरह की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी यह हरकत बहुत खराब निकली, क्योंकि वह कौन होता था मेरे मोबाइल की जांच करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल एक ओर रख दिया। चाय पीते हुए मेरे देवर मुझसे पूछने लगा, आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं? इस सवाल पर मैं कुछ हिचकिचा गई और मैंने जवाब दिया, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, क्या आपको एक्शन फिल्में पसंद हैं या रोमांटिक? इस वक्त मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वह उस दिन मेरे मोबाइल पर नापसंद मनाजिर देख चुका था। मैंने खामोशी इख्तियार की तो वह खुद ही कहने लगा, मुझे रोमांटिक फिल्में पसंद हैं। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि उसे अंग्रेजी फिल्में बहुत पसंद है। फिर उसने मुझसे पूछा, आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं? उसके इस सवाल पर मैंने उसे गौर से देखा तो वह हंसने लगा और बोला, आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं। देवर और भाभी के बीच दोस्ती तो चलती ही है। इसके अलावा मुझे आप बहुत पसंद है। आपके पति ने आपके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर विदेश चले गए। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द है, आप अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पी लें। मैंने एक रोमांटिक लहजे में अपने देवर को वहां से जाने का कहा। उसने फौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अक्सर अपने काम के दौरान बिना वजह मुझसे बातें करता था। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से ऊंची आवाज लगाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वह अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी इधर आइए, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जल्दी इसे लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है। मैंने झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। मैं उसकी शर्ट का बटन लगाने लगी और अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन वह मुझे गौर से देख रहा था, जिससे मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं इस वक्त सांस लेना भी भूल गई। जब उसने मेरे चेहरे के सामने आ रही बालों की लट को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया। मैं अचानक घबराकर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? ये तो आपकी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, लिहाजा मैंने जल्दी से बटन लगाया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे यह महसूस हुआ कि वह मेरी करीबियों को पाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से बचने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नजर मेरी ओर गहराई से देख रही हो। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का जायजा लिया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वह खुली हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो इस खिड़की को खोलती ही नहीं। जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हो रहा है, जिससे मुझे हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, लेकिन वह नींद में इतनी ऊंची आवाज में खर्राटे ले रही थी कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं रह सकी। इसलिए मुझे मजबूर होकर अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरे देवर ने मुझे मुस्कुराते हुए लगातार देखा। फिर उसने कहा, भाभी आपको भाई की बहुत याद सताती होगी। मैंने जवाब दिया, हाँ मुझे उनकी याद आती है। इस पर उसने बोला, फिर तो आपको पूरी रात करवटें बदलनी पड़ती होंगी, भाई की याद में तो आपको नींद नहीं आती होगी। उसके इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। मेरी बात सुनकर वह वहां से चला गया। अगले रोज आधी रात को मेरी कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया
कि ये किस तरह की हरकत है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया, तुम मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आते हो? मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आपको सोते हुए देखना अच्छा लगता है। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में चला गया। लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास सो रहा है। मैंने आंख खोलकर देखा तो मैंने अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिससे मैं घबरा गई। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया, जब मैं कमरे का दरवाजा खोलकर सो रही थी तब ऐसा होना मुमकिन था। तुम्हारे शौहर भी यहाँ नहीं है। उसकी बेबाक बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मैं बिस्तर से उठती, वह बेशर्म शख्स मुझे अपने घेरे में ले चुका था और फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वह कहने लगा, दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है। तुमने यह दरवाजा मेरे लिए ही खोल रखा था। अब क्यों इतनी नेक बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। मैंने तो अपने देवर को छोटे भाई की तरह समझा था, लेकिन यह सच है कि देवर कभी कभी आग की तरह होते हैं और उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। इस शख्स ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना काम खत्म किया और मुझसे कहा, अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। उसने कहा, जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो वही सब किया है। आंखों का गुनाह तो तुम भी करती थी, मैंने कर लिया तो क्या गलत हो गया? यह कहकर वह चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। अगले दिन मैं बिना बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूं। मैंने अब तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज्यादा आजाद नहीं रखना चाहिए था। इस घटना की शुरुआत उस समय हुई जब मुझे अपने पति के परिवार के लोगों की तरफ से अविश्वास का सामना करना पड़ा। मैं इस हालात से बहुत मायूस हुई। मेरी दोस्त ने सलाह दी कि मैं अपने पति से कहूं कि वह मुझे विदेश बुला लें ताकि मैं वहां नौकरी कर सकूं। मैंने इस सलाह पर अमल किया और अपने पति से कहा कि अगर वह मुझे विदेश नहीं बुलाएंगे तो मैं तलाक लेने पर मजबूर होंगी। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और मुझे विदेश बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। मैंने वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और वापस जाने का इरादा टाल दिया। मेरी जिंदगी में यह बदलाव उस समय आए जब मैंने अपने विचारों को साफ और पाक महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मैं गुनाह की राह पर जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन जल्दबाजी की और अपने मोबाइल से सारी नापसंद सामग्री हटा दी। जब मेरे पति वापस घर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और उनका इंतजार करने का फैसला किया। मेरे पति अकेले घर गए, लेकिन वह वहां सिर्फ एक हफ्ते रहे और फिर जल्दी वापस आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी बहुत याद आई, जिसकी वजह से वह वापस लौट आए। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। लेकिन इस समय मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे आश्रम की टीचर दिखने में बहुत सुंदर थी। वह हमेशा मुझसे बड़े प्यार से पेश आती थी। उनका यूं प्यार से पेश आना मुझे तब समझ में आया जब एक समान उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। उसे दिन वह स्कूल नहीं आई थी, जिसे मैं भी चिंतित था। शाम को उनके घर जाते ही उन्होंने मुझे सीधे अपने कमरे में बुलाया। मुझे पास बुलाकर टीचर ने कहा कि आप मुझसे अकेले नहीं रहा जाता, तुम मेरा अकेलापन दूर कर सकते हो। ऐसा कहकर टीचर ने वहीं पर मुझे कभी सपने में भी यह नहीं लगा था कि मेरी पहली नौकरी मेरे लिए इतनी लकी साबित होगी। मैं एक आश्रम में चपरासी के रूप में हाल ही में नौकरी पर लगा था। आश्रम में स्कूल की एक खूबसूरत शिक्षिका मेरे प्यार में पड़कर मुझे कुछ ही दिनों में ऐसा स्वर्ग सुख देगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतने सालों में जो मैं नहीं कर पाया था, उसके सारे सबक मुझे वह टीचर देने वाली थी। इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। मेरा नाम निखिल है और मैं 18 साल की उम्र में नौकरी में लगा था। जिस ज़िले में मेरी नौकरी थी वहीं मैं रहता था। नौकरी के 4 महीना में ही मैं अपने एक ही कम से बोर हो गया था।
जल्दी ही मैं उसे स्कूल से अपना ट्रांसफ़र करवाने की सोच रहा था, लेकिन अचानक मेरी ज़िंदगी में कुछ रोमांचक घटित हुआ। एक दिन आश्रम में बच्चों के बीच झगड़ा होने लगा। जब मेरी नज़र वहाँ गई तो मैंने देखा कि उसे भीड़ में एक सुंदर महिला थी। मुझे नहीं पता था कि वह आश्रम की नई शिक्षिका है। बच्चों के शोर शराबी का संभालने में उन मस्तान भाई को दिक्कत हो रही थी। तब मैं झगड़ा को सुलझाने के लिए उसे भीड़ में प्रवेश किया। बच्चों ने मस्त रण भाई को पूरी तरह से घेर रखा था, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। जैसे ही मैं भीड़ में घुसा, टीचर का हाथ अनजाने में मेरे हाथ में आ गया। मैं बच्चों का झगड़ा सुलझाने में व्यस्त था और मेरे दांतों से सभी बच्चे शांत हो गए। आश्रम में मैं सबसे मिलजुल कर रहता था और समय आने पर बच्चों को डांट भी देता था। मेरी एक जोर से दांतों पर बच्चे अपने अपने क्लास में चले गए। किसी बच्चे के पर मैडम के पैर पर लग गए थे, जिससे उन्हें अच्छी खासी चोट लगी थी। उनका हाथ पकड़ते हुए मैं उन्हें टीचर रूम तक ले गया। वहां पहुंचते ही मैं उनके पैरों पर मुहर्रम लगने लगा। उसे वक्त उसे रूम में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मैडम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम स्कूल के नए चपरासी लगते हो। इस आश्रम में मेरी नई पोस्टिंग हुई है। मैं यहाँ की नई मैडम हूँ। मेरा नाम निशा है। मैडम ने खुद एक चपरासी से अपनी पहचान करवाई थी। मैंने उन्हें नमस्कार किया और अपना परिचय दिया। मैडम ने कहा कि नौकरी के पहले दिन स्कूल के किसी कर्मचारी से इस तरह मुलाकात होगी। यह मुझे नहीं पता था। मेरी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। मैडम के पैर पर पट्टी बांधकर मैं अपने दूसरे काम पर निकल गया। कुछ देर बाद फिर मैं टीचर रूम में शिक्षकों को पानी देने आया। वहां जाते ही मैंने देखा कि वही मैडम वहां बैठी थी और अपने पैर को छैल रही थी। मैं उनके पास गया, उन्हें पानी दिया और पूछा, क्या आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है? मैडम ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तभी एक और मैडम वहां आ गई और निशा मैडम का हाल पूछने लगी। मैं वहां से जाने ही वाला था कि उन्होंने मुझे रोक लिया। वह बोली, निखिल, निशा मैडम को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्या तुम उन्हें उनके घर छोड़ सकते हो? मैं सहमति जताई और निशा मैडम कॉल के घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। उसे दिन पहली बार मैंने उनके घर देखा। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर तक ले गया और फिर उनके कमरे तक पहुंचा दिया। इसके बाद मैं उनके लिए रसोई में चाय बनाने लगा। मैडम फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई और मैं उनके लिए चाय लेकर बाहर आया। चाय देते ही मैं वहां से निकलने लगा। इस पर मैडम ने मेरा धन्यवाद किया और मेरे गाल पर हाथ फेरते हुए मेरी बहुत प्रशंसा की। उनकी बातों में मेरी तारीफ सुनकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। जिस तरह से मैडम ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, वह सब कुछ थोड़ा अलग था। मैं उम्र में उनसे छोटा ही था, तो शायद वह इसलिए से मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। वह 35 साल की थी, परंतु अपनी उम्र में भी वह बहुत सुंदर थी। पहली मुलाकात में मैं उनके घर तक पहुंच गया था। मैडम सुबह से बहुत अच्छी लगी। उसे दिन के बाद से मैडम का कोई भी काम होता तो वह मुझसे कहती। मैं उनका हर छोटा बड़ा काम कर देता था। वह मुझसे बहुत खुश थी। एक दिन मैडम का जन्मदिन था। मैंने कुछ शिक्षकों को उन्हें जन्मदिन की बधाई देते देखा और उसे समय हमारी नज़रें मिली। मुझे मैडम को खाली हाथ बधाई देना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नज़रें मिलने के बाद भी उन्हें बधाई ना देना भी सही नहीं लगा। तभी वह मेरी ओर आने लगी। तभी प्रधानाचार्य ने मुझे आवाज़ दी और मैं उनके काम के लिए वहाँ से निकल गया। उसे दिन जब भी निशा मैडम और मेरी मुलाकात का मौका आता तो मैं उनसे दूर हो जाता, क्योंकि मुझे उन्हें खाली हाथ बधाई नहीं देनी थी। शाम को मैडम जी ने मुझे उनके घर में जन्मदिन के मौके पर आमंत्रित किया। रात को अपने कमरे में जाकर मैं अच्छे से तैयार हुआ। फिर उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीदा और उनके घर जैसे ही मैं वहाँ पहुँच, मेरी आवाज़ सुनकर वह मुझे अपने घर के गेट पर लेने आई। उन्होंने अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा रखा था। उसे दिन एक सुंदर घर और एक सुंदर महिला को मेरी आंखें समेटने की अब कोशिश कर रही थीं। मेरे किराए के छोटे से कमरे में जो सुंदरता नहीं थी, वह सुंदरता उनके घर में थी। उनके घर में पहुंचकर मैंने देखा, हमारे अलावा घर में और कोई नहीं था। उनके जन्मदिन का केक मुझे टेबल पर दिख रहा था। मतलब ज़रूर कोई मेहमान में केक लेकर आया होगा। मैं मास्टरनी जी से पूछा कि उन्हें भी बाहर बुलाए। इतनी देर से मैं अकेला ही आ बैठा हूँ। जब उन्होंने कहा कि घर में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। फिर यह आपके जन्मदिन का केक कौन लाया, ऐसा पूछते वह बोली, ये केक मैं खुद ही लेकर आई हूँ। मैडम जी ने अपने जन्मदिन का केक खुद ही लाया। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा।
केक लाने का विचार मुझे क्यों नहीं आया। मैं अपने मन में ही बड़बड़ाने लगा। मैंने मैडम जी से कहा कि मैडम सच में माफ़ करना, मुझे भी आपके लिए केक लाने का ख्याल नहीं आया। तब वह मेरे पास बैठ गई और बोली कि लेकिन मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने स्कूल में मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं क्यों नहीं दी। ऐसा कहकर वह मुझसे मुंह फेर कर बैठ गई। तब मैंने उनके सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें उनका गिफ्ट दिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैंने कहा, भाई मुझे ऐसे खाली हाथ अपने शुभकामनाएं नहीं देनी थी, इसीलिए मैंने सुबह आपको शुभकामनाएं नहीं दी थी। वह गिफ्ट देखकर भाई बोली, निखिल तुम्हें मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारा आना ही मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा कहकर मैडम जी ने मेरा हाथ पकड़कर केक काटा। उन्होंने मुझे केक खिलाया और मैंने उनसे पूछा कि आपके घर में आपके अलावा और कोई नहीं है, क्या आपके पति दूसरे शहर में है। तब वह हंस पड़ी और बोली, पति मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मुझे शादी का विचार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपना सिंगल जीवन की रही हूँ। वह दिखने में सुंदर थी, उनमें इतनी सुंदरता होने के बावजूद उनकी सुंदरता की तारीफ करने के लिए उनके पास कोई नहीं था। उसे रात मैंने उनके घर पर ही खाना भी खाया, उनके हाथ में भी काफ़ी स्वाद था। उनसे बातें करते करते रात के 10 बज गए। घड़ी पर मेरी नज़र पड़ते ही मैंने मैडम जी से कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मैं ऐसा कहते ही वह बोली, निखिल इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और रुक जाओ। मैडम जी अकेली थी शायद, इसीलिए वह मुझे रुकने का आग्रह कर रही थी। मैं मन में सोच रहा था कि वैसे भी कमरे पर जाकर रोज़ की तरह मैं अकेला ही पढ़ने वाला हूँ, तो आज की रात यहाँ रुकने में क्या समस्या है। मैं मन ही मन सोच ही रहा था कि तभी मैडम ने कहानी की लाज की। रात तुम यहीं रुक जाओ, सुबह जल्दी निकलना हो तो चले जाना। हाँ ना करते हुए मैंने उनके यहाँ रुकने की हम ही भर दी। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और अंदर से मुझे आवाज़ थी। मैं अंदर गया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, मैडम सॉरी, मुझे माफ़ करें, मुझे लगा आपने मुझे आवाज़ दी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। मेरा ऐसे कहने पर उन्होंने कहा, निखिल सच में मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी, कपड़े बदलते वक्त उन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा। वह मेरी ओर पीठ करके खड़ी थी। उन्होंने कहा, पीछे मेरी पीठ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मेरे कपड़े के हक से खोलने में उनके कपड़ों को हाथ लगाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उन्हें मदद की आवश्यकता थी जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मैंने शर्माते हुए उनकी मदद की। मेरा काम ख़त्म होते ही मैं उनके कमरे से बाहर आ गया। उसे रात मैंने जैसे तैसे उनके घर में ही बीते। सुबह जल्दी ही मैं अपने कमरे पर निकल गया, क्योंकि मेरी यूनिफॉर्म कमरे पर थी। बिना उसके मैं नौकरी पर नहीं जा सकता था। कुछ ऐसे ही और दिन बीत गए। 2 दिन हो गए और मैडम स्कूल में नज़र नहीं आई। 2 दिन बाद मुझे उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, निखिल मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। उनकी एक आवाज़ पर मैं दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। मैंने देखा कि उनका चेहरा पूरा उतर गया था और उन्हें ठीक से चलने में भी परेशानी हो रही थी। मैंने उनकी हालचाल पूछी तो पता चला कि उनकी कमर में दर्द हो रहा है। इसी वजह से वह पिछले 2 दिनों से स्कूल नहीं आई थी। मैं उनके लिए मेडिकल से दवा ले आया। उन्होंने कहा, मैं 2 दिन से दवा ले रही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। क्या तुम गर्म तेल से मेरी मालिश कर सकते हो? शायद इससे मुझे थोड़ा आराम मिले। अब तक मैं उनके किसी भी काम को मन नहीं किया था और आज तूने मेरी सच में ज़रूरत थी। मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था? मैं भी चाहता था कि वह जल्दी ठीक हो जाए। रात के 9 बजे उनकी कमर की मालिश करने लगा। जैसे जैसे मेरे हाथ उनकी कमर पर घूम रहे थे, उनकी मुझे आवाज़ आ रही थी, शायद तूने बहुत दर्द हो रहा था मैडम। जवान थी उनकी कमर पर मेरी नज़र पड़ने। मैं खुद पर काबू होने लगा, लेकिन मैं खुद को संभाला और वहाँ से बाहर चला गया। मैडम ने कहा, दिन में अपनी नौकरी कर लो, लेकिन कृपया कुछ दिन रात को मेरे पास यहाँ रुक जाओ। मुझे थोड़ा आराम लगने लगेगा तो मैं खुद कह दूँगी कि आप तुम जा सकते हो। वह बेचारे अकेली, उनकी मदद के लिए आसपास और कोई नहीं था। मैं वहीं रुकूं या ना रुकूं, इसी सोच में था कि तभी मैडम बोली, निखिल संकट के समय अपने ही काम आते हैं। मैं तुम्हें अपना मन कर रुकने को कहा, पर तुम्हारी इच्छा ना हो तो कोई बात नहीं। मैडम उदास हो गई थी। तब मैंने उनसे कहा, मैं आपका अपना हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक आपको ठीक नहीं लगता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनकर मैडम खुश हो गई। उसे राज्य मेरा काम ख़त्म हुआ तो मैं उनके घर गया। मैं अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया। पिछले कुछ महीनों में मुझे बहुत से काम की आदत हो गई थी।
मेरे हाथ का खाना खाकर मैडम बहुत खुश हो गई। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और अचानक उसका चुंबन ले लिया। उनके लिए यह सामान्य बात हो सकती थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। रात में सोने से पहले मैंने उनकी कमर की मालिश कर दी। मालिश के बाद मैं हाल में जाकर सोने की सोच रहा था, लेकिन मैडम ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, आज तुम मेरे ही कमरे में सो जाओ। रात में अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा सकती हूँ। उनके पास सोने में मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी, लेकिन उन्हें मेरी सच में मदद चाहिए थी। इसीलिए मैंने वह रुकने का फैसला किया। जैसे ही कमरे की लाइट बंद हुई, मैं सोने लगा। अचानक मुझे अपने शरीर पर एक हाथ महसूस हुआ। मैं चौंक गया और पास का नाइट लैंप चालू किया। लाइट ऑन करते ही देखा कि मैडम का हाथ मेरे पेट के पास घूम रहा था। यह देखकर मैं उनका हाथ झटक दिया और बोला, मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपका कर्मचारी हूँ, उन्होंने जवाब दिया। यहाँ तो मेरे कर्मचारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ। तो मैं देखकर रोज़ मेरा मन तुम्हारे पास आने को करता था, लेकिन तुम हमेशा इतनी खूबसूरत औरत से नज़रें चुराकर दूर भागते हो। तुम इंसान तो हो ना। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, मैंने कहा, आप मुझ पर ऐसा बेवजह शक मत करो। मैं इंसान हूँ, लेकिन आपकी और मेरी लेवल मैच नहीं होती। फिर भी आप मुझसे प्यार करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं अमीर गरीब का भेद नहीं करती, पर तुम अब महिलाओं की तरह शादी का बहाना बंद करो। पर मैडम, जैसे ही मैंने ऐसा कहा तो वह बोली, अब तो मुझे पक्का सके कि तुम सच में इंसान नहीं हो। अपनी कमी छुपाने के लिए ही तुम यह सब बहाने बना रहे हो, है ना मैडम? मुझे उकसा रही थी ताकि मैं उनके साथ समय बिताऊं, पर मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैंने कहा, मैडम, मुझे भी आप पसंद हैं, लेकिन मैंने आपको कभी उसे नज़र से नहीं देखा। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो एक महिला के साथ थोड़ा समय बिताकर उसे भूल जाएं। मैं अपनी जीवन साथी देखता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप भी मुझे इस नज़र से देखी। मेरी बात सुनते ही वह मुझसे दूर हो गई और बोली, मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे शादी में कोई रुचि नहीं है, और इसीलिए मैं 35 साल की उम्र में भी कुंवारी हूँ। मुझे शादी के बारे में थोड़ा सोचा होगा, अभी तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उसे रात मेरे मन करने से मैडम नाराज़ हो गई थी, लेकिन सच में मैं फालतू लड़कों में से नहीं था। मैंने मैडम को अपनी पत्नी के रूप में देखा था। उसे रात में उनके कमरे में नहीं रुका और हाल में जाकर सो गया। काफ़ी रात हो गई थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में भी नहीं जा पाया। अगले दिन स्कूल में जब मेरी और मैडम की नज़र मिली तो वह कुछ अलग ही अंदाज में थी। उसी दिन मैडम ने मुझे स्कूल के बाहर मैदान में बुलाकर मेरे हाथ में कुछ पेपर दिए और कहा, इन्हें बाहर किसी व्यक्ति को दे देना। मैं तो बस चपरासी का काम कर रहा था। जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था जिसे पेपर देना था, ये पूछने के लिए कि पेपर किस देने हैं। मैं फिर से टीचर रूम में गया, लेकिन तब वहाँ मैडम नहीं थी। मुझे वह मुखिया अध्यापक के केबिन में जाते हुए दिखाई दी। उनसे बात करने के लिए मैं केबिन के पास गया। अंदर से मुझे मुखिया अध्यापक और मैडम के हंसी की आवाज़ से सुनाई देने लगी। मैडम मुख्य अध्यापक के सामने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही थी। मेरे प्रति उनके मन में जो प्रेम था उसे सुनकर मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया था। उसे रात मुझे रहा नहीं गया और इसीलिए मैंने मैडम को बिना बताए उनके घर जाने का फैसला किया। फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेकर मैं हुआ उनके घर का दरवाज़ा खुला था। जब मैं उन्हें किचन में देखा तो उन्हें कंधे पर उठाकर उनके कमरे में ले गया। कमरे में जाकर मैंने उन्हें बेड पर लेटाया और मैं भी उनके पास बैठ गया। लेकिन तब मैडम के चेहरे पर मैंने घबराहट देखी। वह डरी हुई लग रही थी। मैं उनके पास गया और कहा, मैडम, कल आपने मुझे यही सब उम्मीद की थी, तो आज आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मैंने उनके माथे का पसीना पूछा। तभी उनके कमरे के वॉशरूम से एक आदमी बाहर निकाला। उसे आदमी को देखकर मैडम अपनी जगह से उठकर बैठ गई और आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर देखने लगी। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि हमारे स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। उसे समय मुख्य अध्यापक की हालत ऐसी थी जिस पर साफ लग रहा था कि उनके और मैडम के बीच पर बहुत कुछ है। मैंने कहा, मैडम, मुझे आपका यही सच देखना था। अच्छा हुआ कि सुबह मुझे कोई और नहीं मिला, नहीं तो आपके झूठे नाटक को प्रेम समझकर मैं आपका गुलाम बना रहता। सुबह मुख्य अध्यापक की केबिन में आप मेरी तारीफों के तो पुल बांध रही थी, वह सब मैंने सुना है। आपने मुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाकर मुझे अपने सारे अवैध काम करवाने की भी कोशिश की थी। आज तक मैंने अपने भोलेपन और उसके प्रति प्रेम के चलते आपके सारे काम किया। आपने मुझसे जो भी काम करवाया मैंने उनकी सच्चाई को एक बार भी नहीं पर रखा, लेकिन मुझसे झूठ बोलकर
आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आप एक ढोंगी शिक्षक हैं। आपका सारा सच अब मेरे सामने है। पिछले कुछ महीनों से आप मेरे घूम रही थी, मुझे पास बुला रही थी। आपको क्या लग रहा मुझे आपसे प्यार नहीं होगा? मैं आपके साथ आपका जन्मदिन का केक काटा। उसे दिन आपने मेरा हाथ थामा था, तब आपके प्रति मेरे दिल में और भी जगह बन गई। मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया था। अगर एक दिन भी आप स्कूल में दिखाई नहीं देती तो मुझे आपकी चिंता होती। मैं तो आपके प्यार में पागल हो गया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसने मेरे सामने अनजाने में ही आपका सर चला दिया। आपने अपनी अदाओं से मुख्य अध्यापक को भी पागल कर दिया होगा। इन मुख्य अध्यापक ने आपको एक अपंग व्यक्ति की जगह नौकरी पर रखा है। ये भी मुझे समझ में आया। आपका तो D.Ed तक का भी शिक्षक नहीं हुआ। स्वभाव की और मुख्य अध्यापक की बातचीत सुनकर मैं आपके बारे में सारी जानकारी जुटा। मुख्य अध्यापक ने आपके प्यार में पागल होकर एक अपन व्यक्ति को नौकरी खली और आपकी तरह की नालायक महिला को वह नौकरी दे दी। पिछले कुछ दिनों से जो अनाज की बोरियां आप लोग स्कूल के गोदाम से मेरी गाड़ी में डाल रहे थे, वह अनाज आप दोनों बाहर ब्लैक में बेच रहे हो। यह भी मुझे पता चल गया है। आश्रम के गरीब बच्चों का खाना चुराते समय भी तुम दोनों को भी शर्म नहीं आई। अनाज की कमी की वजह से बच्चे रोज भूखे रहते हैं। उनकी ही बद्दुआ से आज तुम्हारी सच्चाई सामने आई है। ये समझ लो। मेरी बात सुनकर दोनों ही मुझ पर हंसने लगे। प्रधानाचार्य बोले, तू 2 कौड़ी का सिपाही हमारे सामने तो बकबक कर रहा है, लेकिन बाहर तेरी बात कौन सुनेगा? मैं आप अपने मुंह से कबूल करता हूँ कि हाँ, इस महिला को मैंने एक कपल व्यक्ति की नौकरी खाकर फर्जी तरीके से नौकरी पर लगाया। इतना ही नहीं, आश्रम का अनाज भी मैं बाहर ब्लैक में भेजता हूँ। अब मैं तेरे सामने सब कुछ कबूल कर लिया, तो भी तुझे कोई फायदा नहीं होगा, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रधानाचार्य और मैडम मुझ पर हंसने लगे। दोनों ही मुझ पर हमला करने के लिए मेरी ओर बढ़े। तभी मैं जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम दोनों ही चालाक हो सकते हो? एक नज़र इस कमरे की खिड़की पर भी डालो। कमरे की खिड़की के बारे कैमरा चालू था। आश्रम के एक मास्टर वहाँ कमरे में पूरे समय से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। वहाँ मैं स्कूल के सभी शिक्षकों को भी बुला रखा था। इतना ही नहीं, आश्रम के ट्रस्टी भी उसे समय वहाँ मौजूद थे। उन्होंने तुरंत ही मुख्य अध्यापक और उसे महिला को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे पास इन दोनों के कबूल नाव वाला वीडियो भी था, जिसे सबूत के तौर पर भी सभी शिक्षकों के साथ मैं पुलिस में जमा किया। एक साधारण चपरासी का यह बड़ा काम देखकर आश्रम के सभी शिक्षकों, ट्रस्टी ने मेरी बहुत प्रशंसा की। इतना ही नहीं, मुझे चपरासी से पढ़ा नीति देकर सीनियर क्लास की पोस्ट पर भी दे दी गई। कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी ने मुझे इस स्थान पर पहुंचा है। वह टीचर जी ने मुझे एक साधारण चपरासी समझा रही थी। असल में उनके लिए साधारण नहीं, बल्कि उनसे भी बढ़कर था। साथियों, किसी का छीनकर इंसान ज़्यादा दिनों तक खुश नहीं रह सकता, चाहे वह 1 रुपया हो या नौकरी। जब आप उसे धोखे से हासिल करते हैं तो एक दिन वह ब्याज समेत वापस वसूला जाता है। इसलिए जो भी ईमानदारी हासिल कर सकते हैं वही हासिल करें, और जो आपके पास से उसमें संतुष्ट रहे। मेहनत की रोटी में किसी का डर नहीं होता, वह हमेशा सुख और संतोष ही देती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं एक खूबसूरत लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 18 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वो छोटा सा बच्चा इतने आराम से यह बात करेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। पर मैं क्या करती, मैं खूबसूरत थी, पैसा मेरी जरूरत था। मैंने सोचा, ये छोटा सा बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही टिक सकेगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर उसकी बात मान ली कि वह अपनी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी थी, लेकिन उसने तो एक ही बारी में। मेरा नाम कोमल है। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा तलब रहती थी, लेकिन कोई तरीका समझ ना आता, क्योंकि मेरा पति बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे ही काम कर रही थी, जब एक 18 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से वो मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। वह कहने लगा, मैडम, मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसे बात करना चाहता हूँ। एक बार मुझे मौका देकर देखें। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा उतरूंगा। मैंने सर से पांव तक उसे देखा।
कद काठी में वो बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई बात नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, भाभी, मेरा 5 साल का तजुर्बा है। मैं 10 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। अब की बार तो मैं वाकई हैरान हुई। वो बच्चा अकेला कैसे ये सब कह रहा था? मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह कहने लगा, मैं अकेला ही हूँ, माता पिता नहीं है। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था, फिर मैंने यह वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं और काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भी बहुत काम आऊंगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी जो ऊपर के कामकाज कर देता, और वो खुद से ही मुझे ये ऑफर कर रहा था। दूसरी बात यह थी कि उसके साथ समय गुजारने पर मुझे अच्छे पैसे मिल जाते, जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता। मगर फिर मुझे यह ख्याल भी आया कि अगर यह वक्त पर मुझे पैसे न दे सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो 18 साल का था और मैं आसानी से उसे अपनी हर बात मनवा सकती थी। खैर, अपना फायदा देखकर मैंने बात को पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम रोहित था। वह कहने लगा, भाभी, मैं दुकान में ही रखूंगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं यह काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूंगा। मुझे क्या ऐतराज हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीजें लाकर रख दी, और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वह दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का आना जाना लगा रहता। रात के वक्त उसी दुकान में सो जाता। इतने समय से यह दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी यह किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कितनी बार मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सबने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए ठीक नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चढ़ेगी। लेकिन उस बच्चे ने न सिर्फ सही कीमत पर उसे किराए पर लिया, बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया। बस अजीब बात यह थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे से सामान खरीदने आती थीं। कुछ दिन गुजरे तो मेरी उससे अच्छी बातचीत हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा पकाते तो उसे दुकान पर पहुंचा दिया करते। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत के समय मैं वह दरवाजा खोलकर रोहित से बातचीत भी कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे दरमियान हम दोनों के बीच बहुत बातें होने लगी। मैं भी एक तरह से तन्हा ही थी, इसलिए मुझे रोहित का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शौहर किसी बीमारी से बिस्तर पर ही रहते थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई। ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए फायदेमंद साबित हो गए थे। इसलिए मैंने खुद रोहित से नजदीकियां बढ़ाई थी, ताकि वह दुकान छोड़कर न जाए और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं 18 साल का मासूम बच्चा समझ रही हूँ, वह इतना सीधा साधा नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ ही अरसे में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के दरमियान कुछ नजदीकियां बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। अब वो खाने के लिए वह मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वह दुकान में ही गुजारता था। मेरे पति को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वह 18 साल का बच्चा ही था। बल्कि रोहित के आने से हमारी जिंदगी में कुछ रौनक आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी। कोई भी बात होती तो उससे कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से मेरे पति की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने मुझे देखा तो पूछने लगा, भाभी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया
मेरे पति को अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। मेरे पति तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे की नजर होकर मैंने अपने दिल का हाल रोहित के सामने कर दी थी। मेरी बात सुनकर रोहित मुस्कुराकर कहने लगा, तो भाभी, बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है। उसकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि मेरा पति बिस्तर पर था और वह इस काबिल नहीं था। शादी के शुरू के सालों में मेरा पति नहीं चाहता था कि हम बच्चे के चक्कर में पड़ें, और जब हमें बच्चे की जरूरत महसूस हुई तो मेरा पति इस काबिल नहीं रहा। उसे अचानक ही बीमारी लग गई और उसके बाद वह किसी लायक नहीं रहा। प्यार की शादी धीरे धीरे मजबूरी की शादी बन गई, और अब मैं मजबूरी में ही मेरे पति का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। रोहित ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। वह कहने लगा, भाभी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं ना, जल्दी ही आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। रोहित की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वह अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पकड़ी थी। न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा, बल्कि वह मेरे पति की भी बहुत ज्यादा मदद करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो रोहित ही मेरे शौहर की मदद करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर वो हमेशा खामोश हो जाता था। रोहित ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी हर कमी को दूर कर देगा, और उसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं अपनी जिंदगी में औलाद की कमी को पूरा करना चाहती थी, लेकिन रोहित उसे भला कैसे पूरा कर सकता था। उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे कि मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो रोहित ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि भाभी, डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई। वहां जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। कैसे मुमकिन था? मेरे पति में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाप बन सकते, तो फिर मैं प्रेग्नेंट से कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी। जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते अपने पति को बताई तो वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूं कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। मेरे पति की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या सच में मैं मां बनने वाली थी? यह बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अपने पति की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। फिर यह कैसे मुमकिन था? खैर, मैंने भी इस बात को मान लिया कि मैं मां बनने वाली हूं। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। रोहित को भी यह बात पता चल गई थी। वह भी बड़ा खुश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो। जब भी दुकान का काम खत्म हो जाता तो वह सीधा हमारे घर आ जाता। वो मेरे पति की बहुत मदद करता, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले वह मेरे पति के पास आकर काफी देर बैठा करता था, इसलिए मुझे लगता था कि रोहित के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस। उसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी, और फिर ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते चले गए, और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने बच्चे को जन्म दिया। वह ना ही मेरे जैसा था और ना ही मेरे पति जैसा, बल्कि हैरान करने वाली बात थी कि वह हूबहू रोहित के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी रोहित की। फिर मैंने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। कहने लगा, भाभी, दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसे लगना लगा है। कहते हैं कि जिसे माँ उन दिनों में ज्यादा दिखती है, बच्चा उसी पर जाता है। रोहित की बात पर मैं ना सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों की भी जानकारी थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बाहर आ गई, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा।
फिर रोहित ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठाई थी। बल्कि हमारी क्या, मेरे पति के लिए भी वह बिल्कुल भी गैर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाइयों की तरह रखने लगी थी, क्योंकि उसी के कारण हमारे हालात अच्छे हो गए थे। फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर माँ बनने वाली हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई, इतनी जल्दी मैं दोबारा कैसे हो गई थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर मेरे पति की जिम्मेदारी अलग। मैं इसी परेशानी में थी कि मेरे पति ने मुझे समझाया और कहने लगे कि जब भगवान की तरफ से फिर खुशखबरी मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहां पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, वहीं दूसरा आ जाएगा। मैंने सर झुकाकर अपने पति से कहा कि हमारी जिम्मेदारी रोहित के कांधे पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब यह बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी रोहित के कांधे पर आ जाएगा। मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर खो हो गई कि मुझे मेरे पति का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो रोहित ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और रोहित का साथ इस कदर दोस्ती हो गई थी कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थक कर गहरी नींद सो जाती। रोहित अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जाया करता था और वह उन्हें अपने साथ सुला लेता था। यह बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 18 साल का बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। रोहित ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वह बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी रोहित ने उठा ली थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वह हमारा पूरा घर चला रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह बिल्कुल गैर था। अचानक रोहित किसी काम से कमरे में आ गया। वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से माँ बनने वाली हैं। आप अपना ख्याल रखें, खर्चे की फिक्र आप ना करें। आपकी दुकान में बहुत काम है, जो आपके नसीब से मुझे यह सब मिल रहा है। वह ऐसे ही बातें करता था, इसलिए मुझे वह और भी अच्छा लगने लगा। 3 बच्चों की माँ बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी बाकी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने अपने पति को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, तो रोहित आ गया और कहने लगा, भाभी, इन्हें मुझे दे दें और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे रोहित को पकड़ाए। वह हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और रोहित का शुक्रिया अदा किया। फिर वह बच्चों को लेकर चला गया, मगर तभी मेरे हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर गया और फिर मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख की आवाज से मेरे पति की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं तो उसे देखकर ही दंग रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे खुद इजाजत दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं, इसलिए मैं कोई ना कोई गाहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे ले लेता, फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता हूं। दरअसल घर के हालात की वजह से भाई बहुत परेशान थे। वो किसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे,
और जब उन्हें पता चला कि मैं यह का काम करता हूँ तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी। मेरी चीख की आवाज पर रोहित भी दौड़ता हुआ चला आया था। रोहित को देखकर वह आदमी कहने लगा, रोहित, तूने तो कहा था कि यह अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन यह तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। रोहित भी घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। वह आदमी गुस्से में बस उन्हें गालियां देते हुए निकल गया था। मैंने नफरत से रोहित से पूछा, यह सब क्या है? तब जाकर रोहित ने मुझे कहा, आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सकें, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा कर दिया करूं। इसलिए जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। ये तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि भाई तो बाप बनने के लायक नहीं है। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा मैंने वही किया। रोहित की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हैरत से पलटकर अपने पति को देखा। वह नजर चुरा गए, फिर खुद ही कहने लगे, मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। ये सब देखकर मेरा दिल जलता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि रोहित कैसा काम करता है तो मैंने खुद उससे कहा कि हर रात वो तुम्हें किसी न किसी को बेच दिया करें। मैं तो खुद नींद की दवाइयां लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। रोहित भी किसी ग्राहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गई, हमारे घर के हालात बदल गए और मैं बस इतना ही चाहता था। मेरे पति की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और मेरी गोद को भरने के लिए रोहित के साथ मिलकर उसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं जार जार रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने रोहित के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम दिन जरूर काटते थे, लेकिन मेरे शौहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था, ना ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन यह सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने रोहित को फौरन दुकान खाली करने का कह दिया था। उसकी गोद से अपने बच्चे ले लिए थे। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे, जिनके बाप का मुझे पता नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था। मैं किस कदर बेवकूफ निकली थी जो यह जान नहीं पाई थी कि यह बच्चे मेरे शौहर के नहीं हैं। क्यों मैं उन दोनों मर्दों के हाथों बेवकूफ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ रोहित नहीं था, बल्कि मेरे पति भी थे। लेकिन मैं क्या करती? मेरी उनसे शादी हुई थी और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ देती। इसलिए मैंने मजबूरी के नाते उनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। रोहित दुकान छोड़कर चला गया था। मैंने उसी दुकान में कुछ जमा हुए पैसे से औरतों का सामान डाल दिया और खुद वो दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया है, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। उनका बाप कौन है ये मैं नहीं जानती, मगर मैंने इन्हें अपनी गोद से पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में प्यार कम नहीं हुई। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।